ये एक रिवीजन वीडियो है जिसे देखकर आपका फिजिक्स का रिवीजन तगड़ा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खट्टी टॉफी खा के हमारी 10 मिनट की सीरीज को कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को तगड़े वे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर डिटेल वीडियो देखना है तो आई बटन पे मिल गया होगा, और इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना है तो मेरे तगड़े हैंड रिटन प्रीमियम नोट्स का आप डाउनलोड कर सकते हो जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन दोनों से डाउनलोड कर सकते हो। 70% ऑफ चल रहा है अभी। ऐसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे वीडियो मिल गया होगा। तो बेसिकली ये चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे और उसके बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर समझते हैं चैप्टर 1 और 2 के अंदर। जो पहला टॉपिक निकल के आता है उसका नाम चार्ज है। तो चार्ज होता है क्या? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाती है। तो चार्ज की जो डिनोशन है उसको हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट कूलम्ब्स होती है। चार्जेस बेसिकली दो टाइप से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा याद रखिएगा, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज और मास के बीच में मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि चार्ज आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो देखने को मिल सकते हैं। मास हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चार्ज आप लोग को अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फॉर्म में देखने को मिल सकता है। मास हमेशा अट्रैक्टिव फॉर्म में होता है और ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं, और मास स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर यकीन ना हो तो अपने पापा से झापड़ जरूर खा के देखें। इसके बाद अगर मैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो मेजर 3 प्रॉपर्टी है। पहली होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये कि अगर एक चार्ज बॉडी है उसको अगर हम लोग एक अनचार्ज बॉडी के साथ आइसोलेट कर दे तो थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों बॉडीज के अंदर इक्वल अमाउंट के चार्जेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये कि जो इनिशियल में चार्जेस थे और जो फाइनल में चार्जेस थे वो सेम देखने को मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस कंजर्व हो गए। अगली प्रॉपर्टी बताती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बेसिकली ये बताती है कि चार्जेस किस फॉर्म में आप लोग को हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चार्जेस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के फॉर्म में, मतलब Q which is equal to प्लस माइनस ऑफ NE के फॉर्म में। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी होती है एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर किसी सिस्टम के अंदर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है तो मैं कहूं कि इसके अंदर टोटल चार्जेस कितने प्रेजेंट है। तो एडिक्टिविटी की प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि इस सिस्टम के अंदर जितने भी टोटल चार्ज है उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दो तो आप लोग के पास नेट चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का आता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या समझाता है कि दो चार्जेस के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है, क्या वो अट्रैक्ट कर रहे, रिपेल कर रहे, तो उस टाइम पे फोर्स कितना लग रहा है उसके बारे में समझाने का काम कूलम्ब्स लॉ करता है। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो है वो चार्जेस पे डिपेंड करता है। बड़े बड़े चार्ज तो बड़ा बड़ा फोर्स, और साथ ही साथ चार्ज कितने दूर है उस पर भी डिपेंड करता है। ज्यादा दूर रहेंगे तो फोर्स कम लगेगा, ज्यादा करीब रहेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। और ऑब्वियसली बात है कूलम्ब्स लॉ होता है क्या? F which is equal to K Q1 Q2 upon R का स्क्वायर। और यहाँ K जो है कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी, याद रखिएगा। और स्पेसिफिकली K की वैल्यू होती है 1/4πε0। इसके अलावा इनवर्स स्क्वायर लॉ याद रखिएगा, वही बेसिकली कि F जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, कि जितना ज्यादा चार्जेस दूर रहेंगे उतना कम फोर्स लगेगा, जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा लगेगा। यकीन ना हो तो एक बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह के देखिए। इसके अलावा कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एग्जामिनेशन में आता है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि ढेर सारे किसी सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं तो हर चार्ज इंडिविजुअल फोर्स लगा रहा है, तो उस सिस्टम के अंदर टोटल चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो वो लगा रहे हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस जो आप लोग को देखने को मिल रहे हैं उन चार्जेस की वजह से, मतलब F1 + F2 से लेकर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं n नंबर तक के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी किसी भी दो चार्जेस की इंटरेक्शन को अफेक्ट करने का काम करती है। इसका मतलब क्या? परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा। परमिटिविटी कम लग रही है मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। परमिटिविटी कम कब लगती है? एयर मीडियम पे या वैक्यूम पे लगती है, और किसी मीडियम पे परमिटिविटी हमेशा ज्यादा होती है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में दी रहेगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी होती है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितने टाइम ज्यादा है, वो आप लोग को रिलेटिव परमिटिविटी बताती है। इसके बाद आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हर चार्ज अपने अराउंड में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू वो दूसरे चार्जेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और ये होता क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है चार्जेस की? वो होती है KQ/R का स्क्वायर। और अगर मैं सुपरपोजिशन की बात करूं तो जितने भी सिस्टम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है उन सब की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी? वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो रही है, मतलब E1 + E2 से लेकर En नंबर के चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड तक के। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है। हर चार्ज अपने अराउंड में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो भी रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव बनाता है रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, इंफिनिटी तक जाती है। रास्ते में अगर कोई नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप लोग को सब्जेक्टिव देखने को मिलती है, बट डेंसिटी आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिमेट्रिकल पैटर्न में देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक
फील्ड की डेंसिटी जैसे जैसे आप करीब आओगे चार्ज की उतनी ज्यादा होती, दूर जाओगे तो कम होगी। इसके अलावा आप लोग को और ढेर सारी यहाँ पे फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं, सबको याद जरूर रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या मान लो दो इक्वल है अपोजिट चार्जेस को आप लोगों ने लिए और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से एल डिस्टेंस उसको सेपरेट कर दी, तो एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। और इस डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से मेजर किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं और ये होता है क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए आप लोग को। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसके बाद कई बार आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एक डायपोल के एक्सियल पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट P पे दोनों ही चार्जेस अपना इंफ्लुएंस लगाएंगे जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको P पॉइंट पे देखने को मिलती है। उसके लिए आप लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करना रहता है और फाइनली जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1/4πε02p/x⁻3a। ये रिस्पेक्टिव फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई बार पूछा जा सकता है कि एक डायपोल के एक्सियल या बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों चार्जेस की वजह से क्या निकल के आती है, तो वो निकल के आती है 1/4πε0p/x⁻3। इसके बाद आप लोग से एक और टॉपिक पूछा जा सकता है कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप लोग किसी डायपोल को रैंडमली एक स्पेसिफिक एंगल थीटा के साथ प्लेस कर दे तो क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे डायपोल को आप प्लेस करोगे तो जो डायपोल है वो रोटेट करने लग जाएगा। बेसिकली मैं कहूं तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है और यहाँ पे जो टॉर्क निकल के आता है वो होता है P sin थीटा। P यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, sin थीटा में थीटा एंगल यहाँ पे आप लोग को ये रिस्पेक्टिव वाला देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियस बात है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मिनिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू मिनिमम होगी। इसमें 0 डिग्री बनता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनता है 180 डिग्री में। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से कितना ज्यादा लिंक होते हुए देखने को मिल रही है वो उसका फ्लक्स बताता है। तो फ्लक्स हमेशा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे भी और एरिया वेक्टर पे भी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E डॉट, ए डॉट प्रोडक्ट हटा दो तो cos थीटा आ जाता है। एकमात्र अभी तक का टॉपिक जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा गॉस लॉ निकल के आता है। आखिर गॉस लॉ होता क्या है, बेसिकली गॉस लॉ आपको बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है तो उनके वजह से कितना नेट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो आप लोग को गॉस लॉ बताता है। और वो कितना होता है 1/ε0 टाइम्स जो चार्जेस प्रेजेंट है उस क्लोज सरफेस के अंदर। तो फॉर्मूला बनेगा Q इनसाइड अपॉन ε0। कई बार एग्जामिनेशन में गॉस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ वाला डेरिवेशन आ जाता है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। आप जब गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा। उसमें आपको पता करना रहता है कि कहां से फ्लक्स निकल रहे हैं। तो फ्लक्स कहां से निकल रहे हैं उसको पता करने के लिए गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी 3D सरफेस बनाना पड़ता है जिसके थ्रू आप लोग वैल्यू निकाल पाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे जाके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी बॉडी के अंदर किस तरीके से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बॉडी के ऊपर, उसके बारे में ये समझाता है। 3 टाइप से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लैम्डा विच इज इक्वल टू Q/L। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी शीट के ऊपर अगर आप लोगों ने इक्वली चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है सिग्मा विच इज इक्वल टू Q/A। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो विच इज इक्वल टू Q/V। इसके बाद आप लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देते हो जिसमें कि आप लोग एक लीनियर बॉडी लोगे जिसमें आप लोग ढेर सारे चार्जेस इसकी बॉडी के ऊपर ला दोगे। याद रखिएगा ये जो वायर है ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा वायर है। तो एक छोटे से पोर्शन के लिए आप लोग पता करना चाहते हो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को इस स्पेसिफिक वायर की वजह से देखने को मिल रही है। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन में हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना है, उसके बाद कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको निकालना है, दोनों की वैल्यू को पुट कर देना है गॉस लॉ के अंदर जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है। तो हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे 3 सरफेस है, 3 सरफेस यहाँ पे फ्लक्स निकल सकते हैं और नेट फ्लक्स की वैल्यू कुछ इतनी आई। इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ से Q की वैल्यू निकाल दी, फाई की वैल्यू और Q की वैल्यू निकल गई। गॉस लॉ में पुट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई लैम्डा अपॉन 2πr/ε0। R यहाँ पे डिपेंड कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोग की जो एप्लीकेशन है इसमें आप लोग को एक शीट लेना है जिसमें चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसकी वजह से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको पता करना। तो सबसे पहले आप लोग पता कर लोगे कि गॉसियन सरफेस में से कहां से फ्लक्स निकल रहे हैं, फ्लक्स की वैल्यू निकाल लोगे। फिर ये एक सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से आप लोग चार्ज की वैल्यू निकाल लोगे। फ्लक्स निकल गया, चार्ज निकल गया, गॉस लॉ में पुट कर दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली सिग्मा अपॉन 2ε0। और इसने ये बताया कि ये R यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। अगला आप लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि एक स्फेरिकल शेल जो कि कंडक्टिंग है या होलो बॉडी आपको देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन आप लोग की गॉस लॉ की रहने वाली है। तो इसमें आप लोग को इनसाइड और आउटसाइड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो पता करना रहता है। सेम वही है, पहले फ्लक्स निकाल लो फिर चार्ज की वैल्यू निकाल लो, दोनों को गॉस लॉ में पुट कर दो, आंसर निकाल लो। तो पहले हम लोग इनसाइड के लिए सेम केस करते तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखना कंडक्टिंग बॉडी में चार्जेस सरफेस पे चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाती है। आउटसाइड में जो आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो आती है R² सिग्मा अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर ε0। और साथ ही साथ ये जो स्फीयर है दूर से देखने में ऐसा लगता है कि एक पॉइंट चार्ज की तरह है। इस वजह से एक अल्टरनेटिव डेरिवेशन सॉल्व करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आती है जो एक स्पेसिफिक चार्ज की देखने को मिलती है। और इसका ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, याद
याद रखिएगा कि अंदर में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही थी, लेकिन जैसे आप बाहर आए तो चार्जेस की वैल्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, लेकिन जैसे जैसे दूर गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, बिकॉज ई यहाँ पे आर के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने अच्छे से चीजों को कवर अप कर लिए होंगे। ये मेरे प्यारे नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जल्दी जाएं। तगड़े नोट्स जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहेंगे। और ये रिवीजन वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, जब तक के लिए गुड बाय।